हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौम्या तिवारी। मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक डिफरेंटली एबल पर्सन ने कुछ ऐसा हासिल करा जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। तो चलिए उनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हम सब उनसे मोटिवेट होकर कुछ सीख सकें और अपने लक्ष्य को नॉर्मली आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, प्राइवेट सेक्टर ये करेगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो वो आपको नहीं देंगे। मेरे साथ उल्टा हुआ था। गवर्नमेंट जिसमें एक लौता मैंडेट है कि वो सबके साथ फेयर बिहेव करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पर मेरे साथ गवर्नमेंट में आकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डॉक्टर पापा ने नहीं बनने दिया था, उन्हें लगा तुम खुद पेशेंट दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा। तो डॉक्टर का तो प्लान 12th से पहले ही ख़त्म हो गया था। 12th में बायो ही नहीं लेने दी, स्कूल चेंज कराया गया मेरा उस चक्कर में। अपने लिए प्लान्स खुद बनाओ। नमस्ते, मेरा नाम ईरा सिंघल है। मैं आईएएस में कैसे आई, इसकी कहानी थोड़ी लंबी और थोड़ी स्ट्रेंज है। मैंने पहली बार आईएएस बनने का तब सोचा था जब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की, नहीं 3-4 तो नहीं, 3rd-4th में थी शायद। एंड हुआ ये कि सिविक्स जो है ना, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी वो 3rd में होती है। मैं यूपी से हूँ, बेसिकली दिल्ली में 25 साल के आसपास हो गए, बट रूट्स तो अभी भी वहीं से हैं। तो हुआ ये कि मेरठ में ना उस टाइम पे काफ़ी कर्फ्यू लगते थे। और जब कर्फ्यू लगते थे ना, तब सब लोग ये बोलते थे कि डीएम ने लगाया ये ऑर्डर, एंड डीएम ने बोला है कि लोग इतने बजे से इतने बजे तक ही बाहर निकल सकते हैं, एंड डीएम ने बोला है कि आप ये कर सकते हो। तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जॉब है, आप सबको बोल सकते हो कि तुम यहाँ से ये करो और ये करो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत मुझे वो लगा कि एक डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है, कितना ज़्यादा काम होता है, एंड कितना सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। बट बिकॉज आई मूव टू दिल्ली में आप इस बारे में कम सोचते हो, दिल्ली में आप इस बारे में वो ख्याल नहीं आता, आप वो भूल जाते हो दुनिया। तो दिल्ली रहती थी मैं जब, तो टिपिकल जो घर में होता है कि भाई एक करियर पाथ चूज़ करना है। आई वेंट एंड डिड, मैंने इंजीनियरिंग करी, एंड उसमें रियलाइज़ हुआ कि शायद इंजीनियरिंग के लिए तो तुम ठीक नहीं हो। तो सोचा कि चलो कुछ और वो करते हैं। मैंने एमबीए किया, एंड उसके बाद आई वर्कड विद कैडबरी। एंड आई नो सबको, ऑडियंस को चॉकलेट तो पता होगा। बहुत ही अमेजिंग जॉब था, मुझे बहुत नई नई चीज़ें करने को मिली इस कंपनी में। मतलब आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, बहुत मज़े आए मुझे। बट एंड मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, जितनी मैं खर्च नहीं कर सकती थी मैं उससे ज़्यादा कमाती थी। बट हुआ ये कि मुझे एक पॉइंट पे ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े, किसी और को। मैं एक पॉइंट पे 16 से 20 घंटे काम करती थी एक दिन में, और मजाक नहीं है, 16 से 20 घंटे मैं एक्चुअली काम करती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना करने के बाद जो जो आउटपुट था मेरे दिन का, जो मैंने फाइनली अचीव किया, उसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी की ज़िंदगी बेटर नहीं हुई, किसी की लाइफ को कुछ नहीं मिला। सिर्फ मैंने 20 घंटे काम किया, पैसे कमाए और घर आ गई। एंड मुझे लगा कि यार अगर तुम 20 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखते हो, तो अगर तुम देश के लिए 20 घंटे काम करोगे तो कितना कुछ तुम अचीव कर सकते हो। एंड मुझे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है ना कि आपको जॉब से कुछ ऐसा मतलब मुझे वो ज़रूरी था, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि मुझे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले अपने जॉब से। मुझे कुछ ऐसा मिले कि मुझे लगे मेरे इस मेहनत का किसी को फ़र्क पड़ा है, मेरी इस मेहनत से किसी की ज़िंदगी बेटर हुई है, किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है। उस पॉइंट पे फिर मैंने सोचा कि ठीक है, सिविल सर्विसेज देते हैं। बचपन का सपना था या तो डॉक्टर बनना था बचपन में, या ये बनना था। डॉक्टर भी इसलिए क्योंकि उससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, राइट, लोगों को ठीक कर सकते हो, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट दे सकते हो। तो ये दोनों आइडिया, फिर मैंने उस पॉइंट पे, डॉक्टर पापा ने नहीं बनने दिया था, उन्हें लगा तुम खुद पेशेंट दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा। तो डॉक्टर का तो प्लान 12th से पहले ही ख़त्म हो गया था, 12th में बायो ही नहीं लेने दी, स्कूल चेंज कराया गया मेरा उस चक्कर में। फिर ये हुआ कि तब मैंने सोचा कि चलो सिविल सर्विसेज दे देते हैं। एंड ये एक अच्छा डिसीजन भी था क्योंकि 10 लाख लोग देते हैं, 1000 लोग बनते हैं। तो आप ऐसे ऑप्शन के लिए विदाउट अ बैकअप प्लान नहीं कर सकते। तो मेरा बैकअप प्लान बन गया था, मैंने 2 साल काम कर लिया था, एंड कंपनी मेरे काम से खुश थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देने को तैयार हैं। बट तो मुझे एक बेस मिल गया था, एक बेसिक ये था कि यार गिरूंगी, अगर नहीं सिलेक्ट हुई तो भी यहाँ तक तो हूँगी।
एंड उसलिए फिर मैंने क्विट करके डिसाइड किया कि मैं सिविल्स दूँगी। बहुत अजीब जो चीज़ हुई मेरे साथ, मेरा पहले अटैम्प्ट में IRS में सिलेक्शन हुआ एंड यहाँ पे कहानी शुरू होती है। मेरा IRS में सिलेक्शन एक्चुअली IRS में नहीं हुआ, मेरे रैंक के हिसाब से IRS में हुआ। बट क्या हुआ कि जब सर्विस अलॉटमेंट की लिस्ट आई, कि एक होती है लिस्ट कि आपका क्या रैंक है, दूसरी लिस्ट होती है कि आपको क्या सर्विस मिली है। तो जब सर्विस अलॉटमेंट की लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, मैं तो अपना जॉब छोड़ के इसलिए आई थी कि IAS बनूंगी या IFS बनूंगी, तो नहीं था, मुझे पता था मेरे रैंक के हिसाब से वो तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं। बट हुआ क्या, मुझे थोड़े दिनों बाद लोगों के फ़ोन आने लगे जो और PWD कैटेगरी के PH कैंडिडेट्स थे उनके, कि उन्हें भी सर्विस नहीं मिली है। तो एंड मेरे माँ बाप को भी लगा कि बेटा तुम्हें अगर नाम आया है लिस्ट में तो एक बार चेक तो करो हुआ क्या, तुम्हें सर्विस क्यों नहीं अलॉट हुई। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो मैंने पता किया, जाके ऑफिस में इधर उधर चक्कर काटे, तब पता चला कि बहुत ही ओके। सो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली PH कैंडिडेट्स के लिए ना 2 लिस्ट होती हैं, ठीक है, 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक आपकी डिसेबिलिटी क्या है, जिसमें होता है कि आपके हाथ नहीं है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी क्या डिसेबिलिटी है। और दूसरी, आप फिज़िकली क्या क्या कर सकते हो, जो होता है कि आप चल सकते हो, देख सकते हो, सीढ़ी क्लाइंब कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, ऐसी चीज़ें। और मेरे साथ क्या हुआ कि जो वो चीज़ें थी जो आप कर सकते हो वो सारी मैं फुलफ़िल करती थी सब सर्विसेज के लिए, पर मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो उस लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में नहीं थी किसी भी सर्विस के लिए सिवाय IAS के। एंड ये बहुत स्ट्रेंज था। नॉर्मली आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, प्राइवेट सेक्टर ये करेगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो वो आपको नहीं देंगे। मेरे साथ उल्टा हुआ था। गवर्नमेंट जिसमें इकलौता मैंडेट है कि वो सबके साथ फेयर बिहेव करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पर मेरे साथ गवर्नमेंट में आकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत शॉकिंग सा था। एंड मुझे समझ नहीं आया कुछ टाइम के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब इतना इंसेन रूल कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं आप जॉब कर सकते हो, हम ये भी कह रहे हैं कि आप डिसेबल्ड कैटेगरी में हो, पर क्योंकि हम में से कुछ लोग भूल गए थे कि आप जैसे लोग हो सकते हैं, तो हमने आपको अपनी लिस्ट में नहीं डाला और इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। एंड ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, वो जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे लोग, उन सब के साथ भी हो रहा था। एंड एक बात सोचने की ये होती है, हमारे देश में मोस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स। लोग ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, बिकॉज बचपन में माँ को सही पोषण नहीं मिला था उनकी जब माँ प्रेग्नेंट थी, या फिर उस बच्चे को सही इलाज नहीं मिला, सही दवाइयाँ नहीं मिली, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, और वो सब गरीबी के कारण होता है। तो गरीब लोगों के साथ और उल्टा ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इस पर मैंने सोचा कि इसको तो एंड इसका कोई लॉजिकली सेंस नहीं है, इसका कोई आप कोई समझदार इंसान इस बारे में सोचे तो ये कैसे आप अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए लड़ते हैं इसको। मैंने कैट में केस किया। क्रेजी थिंग, केस चल रहा था, मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया, क्योंकि मैं तो IAS IFS बनने आई थी ना, वो तो नहीं मिला था। यहाँ पे मुझे पता था कि मेरा IRS मिल रहा है मुझे बाय रैंक लिस्ट। सेकेंड टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सेम सर्विस, वापस सेम सर्विस। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। ओके ठीक है, तब तक केस चल रहा था, मैं केस लड़ रही थी। बीच में मैंने सोचा कि केस इतना लंबा जा रहा है तो वापस कॉर्पोरेट सेक्टर चले जाते हैं, बिकॉज इंडियन जुडिशरी में तो 25-25 साल भी एक चीज़ चल रही होती है। तो मैंने थोड़ा जॉब्स ढूंढने शुरू किए, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद केस सॉल्व हो जाएगा, तो आई डिडंट गो बैक। बट एक साल मैंने सिर्फ इसी पे ध्यान दिया। एंड मैंने स्पेनिश सीखी, उसमें मैं वो पढ़ाने भी लगी थी थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने कहा कि चलो और चीज़ें जो लाइफ में करनी थी वो कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि यार ये तो केस ख़त्म नहीं हो रहा है, तो चलो एक बार और अटैम्प्ट दे देते हैं। तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी मुझे सेम सर्विस अलॉट का मेरा रैंक एग्जैक्टली सिमिलर आया, जिससे मुझे वही सेम सर्विस वापस अलॉट हो रही थी। एंड ये बहुत रेयर है कि किसी के साथ 3 बार सेम सर्विस अलॉट हो। मुझे लगा यार ये तो भगवान तुम्हें कहना चाहता है कि तुम्हें यही करना है तो यही करो। तो ठीक है, थर्ड टाइम का जब रिज़ल्ट आ रहा था उसके आसपास मेरा जजमेंट भी आ गया कोर्ट का, जिसमें मुझे सर्विस अलॉट करने को कोर्ट ने कह दिया।
ऑनेस्टली मैंने कोर्ट केस इसलिए फ़ाइल किया था कि मैं चाहती थी कि और लोगों को भी मतलब ये पॉलिसी चेंज हो जाए, बट वो नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ, सिर्फ मुझे जॉब अलॉट हुई। अब ऑप्शन ये था कि 3 बार से तुम्हें सेम सर्विस मिल रही है, सेम सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है ज्वाइन एंड तुमने उसके लिए लड़ाई भी करी है, तो आई थॉट कि बस अब हो गया, 3 बार किसको सेम सर्विस मिलती है, मैंने ठीक है अब जाके यही करते हैं। तो कोर्ट केस का जजमेंट आया, तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी थोड़ी देर में मेरे को ज्वाइनिंग आएगी, थोड़ी देर में ज्वाइनिंग आएगी। मैं बैठी रही 3 महीने तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। मिस्टर ये क्या हुआ, 3 महीने हो गए अभी तक कुछ चिट्ठी नहीं आई कि जजमेंट हो गया है, आओ ज्वाइन करो। फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अच्छा आपका जजमेंट हो गया, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है, किसी को पता ही नहीं था कि जजमेंट आ गया है, उन्हें मुझे जॉब देनी है, वो सब भूल चुके थे। फिर मैंने याद दिलाया, पेपर वर्क करवाया, उनको जजमेंट भेजा कि भाई ये है जजमेंट, ये कर दो। फिर वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइन करवाएंगे, अब तो ज्वाइन कराएंगे, फिर कुछ नहीं आया। इतने में मेरे कुछ एक फ्रेंड ने बोला कि तुम खाली बैठी हो, तुम पेपर दे दो एक बार और। मैंने कहा नहीं मेरे को तो ज्वाइन करना है, मैं नहीं दूंगी, और 3 बार के बाद कौन देता है अगर सेम सर्विस मिल रही है हर बार। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देना, बट फिर उसने बहुत इंसिस्ट किया, और फिर मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ आता है, मेरे फ्रेंड का कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे लगा चलो मुझे कुछ तो आता है, आई ट्राई हेल्प हिम आउट। मैंने उसको बोला कि चलो आप मेरे घर पे ही रह लो और मैं साथ में पढ़ाई करूँगी। फिर क्या हुआ कि मैं प्रीलिम्स से पहले दिन तक वेट कर रही थी कि अब ज्वाइनिंग आएगी, वो नहीं आई। उसके बाद मैंने जाके प्रीलिम्स दिया, बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बिल्कुल मन नहीं था मेरा, बट ज़बरदस्ती उठ के जाके दे दिया, बिकॉज कुछ और तो कर नहीं रहे हो लाइफ में। फिर मेंस के टाइम से मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइनिंग आएगी, तब भी नहीं आई। एंड ये हुआ कि मेंस से 2 या 3 हफ्ते पहले मुझे एक चिट्ठी आई सेइंग कि मेंस के अगले दिन जाके ज्वाइन करो। अब ऑप्शन नहीं था, तो 1 महीने से मैं कुछ कर भी रही थी, तो मैंने जाके मेंस दिया। एंड उसके बाद मैंने जिस दिन मेंस ख़त्म हुए उसी दिन उठा के सारी किताबें फेंक दी, सब मटेरियल डिलीट कर दिया आज कंप्यूटर से, सब। मैंने कहा अब मेरा हो गया। एनीवेज, तो मेरी मेंस से के बाद मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, और मैं भूल गई कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, कुछ किया है। मैंने वहाँ बहुत सिंसियरली ट्रेनिंग करी, एंड इस बार जब रिज़ल्ट आया I got into IAS, and that's how I am here. मैं सबको बस एक यही बात बोलना चाहूँगी कि पहले तो अपने लिए प्लान्स खुद बनाओ। दुनिया तुम्हें रोकेगी, दुनिया कहेगी कि तुम नहीं कर सकते हो, बट कोई और तुम्हें नहीं जानता है, कोई और तुम्हें नहीं जानता है, कोई तुम्हारी पोटेंशियल नहीं जानता है, और कोई और ये जज करने के काबिल नहीं है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो किसी और को अपने बारे में डिसाइड मत करने दो, पर प्लान्स भी ऐसे बनाओ जो तुम कर सको। इतने हवाई किले मत बनाओ कि या तो राजा भोज या गंगू तेली से भी नीचे चले जाओ। तो कुछ ड्रीम्स अपनी होनी चाहिए। दूसरों की अगर ड्रीम्स पे चलने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। किसी और के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना आसान होता है। अपने लिए प्लान्स बनाओ। नोबडी एल्स नोज़ यू, कोई और तुम्हें नहीं जानता, तो किसी और की बातों पे मत आओ। दुनिया हमेशा कोई तुम्हारे अच्छे के बारे में सोच रहा है ऐसा कम ही होगा, खुद के बारे में सोचो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, जिससे कि आपकी लाइफ भी बेटर हो सके और आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए इन साइन लैंग्वेज। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।